पहुंच गए रेलवे स्टेशन। अभी बज रहे हैं रात के 10 और मेरी ट्रेन है 1 बजे। तो अभी मेरे को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी प्रतीक्षालय है, मिल गया यहाँ पे वेटिंग रूम। वाराणसी सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे रेलवे स्टेशन में। तो आज रात 1 बजे मेरी ट्रेन है यहाँ से, और कल मैं रात में 8:30 बजे पहुँचूँगी वाराणसी। वहाँ से फिर आगे लगभग 3 घंटे की जर्नी है, और 3 घंटे की जर्नी के बाद फिर हम पहुंचेंगे अपने घर मध्य प्रदेश। तो अभी यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे ये आलम है। इतने ज़्यादा लोग तो नहीं है, छोटा रेलवे स्टेशन है, लेकिन हाँ अपडेट ये है कि मुझे यहाँ पर वेटिंग रूम भी मिल गया है। तो आओ यहाँ पे ज़रा तुम्हें दिखलाती हूँ वेटिंग रूम किस तरीके का है। तो अभी तो ये फर्स्ट क्लास वाला जो वेटिंग रूम है ये खुला नहीं है, और ये है लक्सर का रेलवे स्टेशन, हरिद्वार से ज़्यादा नहीं दूर है। और ये है स्लीपर क्लास का। तो ये है वेटिंग रूम। तो हमने अपना सामान वगैरह वहाँ पे सारा रख दिया है, और ये मेरी शॉल है। यहीं पर आराम से बैठ जाएंगे और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। तो अभी 3-4 घंटे हैं मेरे पास आराम से यहाँ पे बैठने के लिए। फिलहाल अभी 2 घंटे और है, और जैसे जैसे रात बढ़ रही है वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जा रही है। और अभी मुझे जब भी मेट जो मूवी थी ना उसकी वाली फीलिंग आ रही है। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा रेलवे स्टेशन में। पर अभी मैं अपना वेटिंग रूम में जाऊंगी, बैठूंगी वहाँ पे इंतज़ार करूंगी। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, और मुझे नींद भी अभी भयंकर आ रही है। और मैं पूरे सफ़र के दौरान ना अभी खूब सोने वाली हूँ, क्योंकि थकान तो है ही लेकिन मैं सफ़र के दौरान सोती बहुत हूँ, और मेरा सफ़र भी काफ़ी लंबा है। लगभग 24 घंटे लगेंगे मुझे अपने घर पहुँचने में। तो अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी ट्रेन अभी 1 बजे आने वाली थी, लेकिन अब 1 घंटा और लेट है, अब 2 बजे आएगी। तो अब आराम से सर्दी का मज़ा भी लिया जा रहा है और इंतज़ार भी किया जा रहा है। तो अभी रात के बज रहे हैं 1:30, और इस वाले प्लेटफॉर्म पे तो फिर भी इक्का दुक्का लोग दिख भी रहे हैं। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन आने वाली है, लगभग अभी 2 बजे एक्सपेक्टेड अराइवल है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो इस वाले प्लेटफॉर्म पे अभी कोई भी नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक कि मुझे अभी यहीं पे वेट करना चाहिए। एंड जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तो फिर मैं इस स्टेयर्स की मदद से ऊपर अपना लगेज वगैरह लेके जाऊंगी, फिर उस वाले प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी। हाँ, तो अभी एक लफड़ा होते होते बच गया, क्योंकि जो जिसमें हम प्लेटफॉर्म वगैरह ट्रैक करते हैं और जिसमें ट्रेन का रनिंग स्टेटस चेक करते हैं, उसमें मेरी ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जिसमें मैं जाने से डर रही थी, जहाँ पे कोई भी पैसेंजर नहीं है। अभी भी कोई भी पैसेंजर नहीं है। तो चाय वाले भैया से पूछना मेरा हमेशा जो है तो सक्सेसफुल रहा है। चाय वाले भैया से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपकी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी। और क्योंकि पहले जो प्लेटफॉर्म नंबर आज का 4 है, वो पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 हुआ करता था। अब भाई कोई भी दूसरा इंसान हो जिसको पूछने में झिझक महसूस होती हो, वो तो भाई डर जाएगा और उसकी ट्रेन पक्का मिस होगी। तो कभी भी आप जब ट्रैवल करो तो आसपास के लोगों से पूछना बनता है। और एक और कन्फ्यूजन मेरे साथ, कन्फ्यूजन नंबर 2, कि जब भी पहले कभी मुझे जब निकलना पड़ता था तो मैं ट्रेन का नाम याद कर लेती थी। अब देखिए वही चीज़ सामने आ गई कि जो सामने ट्रेन खड़ी है वो भी गंगा सतलुज है, और जो मेरी ट्रेन जाएगी वो भी गंगा सतलुज है। तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा ट्रेन का जो नंबर होता है ना, वो ट्रेन का नंबर याद रखती हूँ, कि उससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कि आप डिस्प्ले में देख लो कि कौन से नंबर पे आपकी प्लेटफॉर्म आ रहे, कौन से प्लेटफॉर्म पर आपकी ट्रेन आ रही है। तो ट्रेन के नाम भी एक जैसे होते हैं, तो वो कन्फ्यूजन होना बच जाता है। तो अभी जो गंगा सतलुज है एक, जो कि धनबाद से फिरोज़पुर जा रही है, वो तो आ चुकी है, और जो उधर से आने वाली ट्रेन है उसमें मैं जाऊंगी। तो ये एक कन्फ्यूजन और है। और इसकी वजह से मुझे ध्यान है कि दिल्ली से मैं एक बार जबलपुर जा रही थी, तो मेरी एक ट्रेन मिस हुई थी, क्योंकि मैं नाम के चक्कर में रह गई थी। और कभी कभी ट्रेन के पुराने नाम जो है वो अपडेट नहीं हुआ करते हैं। तो नंबर से हमेशा आप सही ट्रेन में बैठेंगे और मेरी तरह जैसे कि पहले एक बार ट्रेन मिस हो गई है, वैसे कभी भी किसी की ट्रेन मिस नहीं होगी। तो फाइनली अभी 2 बज गए हैं रात के, और मेरी ट्रेन आ गई है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है।
मेरी ट्रेन आ गई फाइनली। जैसे ही ट्रेन में चढ़ी हूँ पूरी रात बहुत अच्छी तरीके से सोई, बहुत गहरी नींद आई। अब ज़रा ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, ज़रा पहचानिए तो ये किसकी आवाज़ है। जज साहब कल रात बरेली से चढ़े थे और जब उनको पता चला मेरा यूट्यूब चैनल तो पूरे सफ़र के दौरान उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल बहुत एंजॉय किया और मैंने अपनी किताबें एंजॉय की। यकीन मानिए पढ़ने का और सफ़र करने का मज़ा बहुत अल्टीमेट होता है। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सफ़र के दौरान आप क्या करते हैं। सफ़र के दौरान मैं आपको 2 काम करती हुई मिलूँगी, या तो सोती हुई या तो पढ़ती हुई, या तो सोती हुई या तो पढ़ती हुई, और ऐसे मेरा सफ़र कट जाता है। मैं अपने सफ़र को बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि आप यूपी एमपी की तरफ ट्रैवल करती हैं, वो भी अकेली ट्रैवल करती हैं, रात के वक्त भी कहीं भी चली जाती हैं, आपको डर नहीं लगता? सच बताऊँ मुझे डर नहीं लगता। और वो डर ना लगने का कारण ये है कि आपको जहाँ जाना है और जहाँ से वापस आना है, आपकी ट्रेन या टैक्सी या जो जिस भी माध्यम से आप ट्रैवल कर रहे हैं वो पहले से प्लान्ड हो और वेल रिजर्व्ड हो। और दूसरी बात कि आप जब आ रहे हैं जा रहे हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट रहें, ऐसे डरे डरे ना रहें कि आप अकेली औरत हैं तो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और अगर जहाँ कहीं भी आ जा रहे हैं तो अपने आने जाने की पूरी डिटेल जो है अपने घर वालों को ज़रूर दें, आगे अपने सगे संबंधियों को ज़रूर दें कि अगर आप कभी कहीं फंस भी जाएं तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और एक बात और, जब तक आप अकेली निकलेंगी नहीं तब तक आपके अंदर का डर भी नहीं निकलेगा, इसीलिए स्टार्ट ट्रैवल। तो आइए अब जो मेरे साथ का सफ़र जज साहब कर रहे थे तो उनसे ना मुझे बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली, बहुत अच्छी बातें बताई तो मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर ली थी और आपको सुनाऊंगी। जैसे उन्होंने कहा जो है ना, तो उनको मोह उत्पन्न हुआ मन में कि मेरे सामने मेरे पितामह जैसे जिन्होंने बचपन में मुझे गोद में खिलाया है, मेरे अब यहाँ पर हम दोनों के बीच में भगवत गीता के उस पॉइंट की, उस वक्त की बात हो रही है जब अर्जुन जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो युद्ध करें या ना करें, और वहाँ पर कृष्ण जी ने उनको कैसे समझाया। सब सगे संबंधी मेरे युद्ध में इनको कैसे मैं मारूं, कैसे इनको मारूं। तो वही जो है श्री कृष्ण कहते हैं, कृष्ण से कहते हैं कि अगर मैं हारूं या जीतूं कोई निश्चित नहीं है युद्ध का परिणाम क्या हो, लेकिन अगर जीत भी जाऊं तो यह रक्त से सना हुआ संबंधियों को, सगे संबंधियों को मारकर नहीं, रक्त से सना हुआ ये राज्य लेकर के मैं क्या करूं। सही बात है, इसको क्या करूंगा। तो इससे अच्छा मैं युद्ध का त्याग कर दूं। तब उसी पर जो है यही से दूसरा तब कृष्ण कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, अपना धर्म जानो, तुम अपना धर्म करो। सांख्य दर्शन, क्षत्रिय का तो बाद में है, लेकिन सांख्य दर्शन जो आत्मा की अमरता उसमें ये दिखाया कि जो है भाई ये आपके शरीर आप है क्या जो है। जैसे आप उसमें जैसे दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक है कि अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्य तत्र का परिवेदन, कि जो जिनको तुम देख रहे हो जब तुम नहीं पैदा हुए थे अव्यक्त थे, मतलब यहाँ नहीं थे, तो इनको क्या जानते, इनसे क्या संबंध था। जैसे आदमी पैदा नहीं हुआ, संबंध जब इस धरती पाए तभी तो हुआ, पिता है, भाई है, मित्र हैं, ये सब सगे संबंधी है। अब अव्यक्त थे जब यहाँ नहीं आए थे तो कौन था तुम्हारा, इनसे क्या संबंध। और व्यक्त मध्यान्ह भारत, जब तक लाइफ और डेथ के बीच में जीवन में तभी तक इनका संबंध है। और अव्यक्त निधनान्य, मरने पर भी अव्यक्त हो जाएंगे, नहीं न तुम इनके साथ रहोगे, नहीं तुम्हारे कोई सगे संबंधी रहेंगे, भाई मर गया आदमी, कोई किसका संबंध है। और इसमें तत्र का परिवेदना, इसमें दुख किस बात का, और होना ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर इनको नहीं मारोगे तो अमर रहेंगे, मरेंगे तो है ही, मरेंगे तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो, अपनी ड्यूटी जो है इसमें परफॉर्म करो, अपना कर्तव्य करो। ये तो जो है इसे ये संबंध इसे बने मोह को नष्ट करो। सही बात है। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लेजेंट, लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विदिन एंड गॉड ओवरहेड। ओके, आपने मीनिंग भी बहुत अच्छी बताई थी कि भविष्य कितना भी सुहावना प्लेजेंट कितना भी हो, उस पर विश्वास न करिए, उसको कंट्रोल नहीं है, अपने बस में नहीं है, क्या होगा, क्या घटित होगा, क्या होगा। और लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, जो बीत गया है वो तो भविष्य, वो तो बीत बरी इट्स डेड, जहाँ
दफन कर दो उसे। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट। सजीव वर्तमान में कार्य करिए। हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। हृदय में साहस रखते हुए ईश्वर पर विश्वास करके। ये है ये कितनी लर्निंग मिलती है मुझे, कितना ज़्यादा आपसे सीखने के लिए मिला। और ये जो 3 चीज़ें अगर हर कोई मेंटेन कर ले ना, कि जिसके साथ हो, जिस वक्त हो और जिस जगह हो, यही था ना, बेस्ट पर्सन बेस्ट थिंग बेस्ट टाइम। हाँ, चलो अच्छा जाओ। चलिए ठीक है। हाँ, ओके थैंक यू भाई। नमस्ते। एक बात बताऊं, आप बस सीखने वाले हों, ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है। अब जज साहब तो चले गए, उनका अब स्टेशन आ गया था, अब मैं आगे की यात्रा कर रही हूँ। तो अभी पहुँच गए हैं जौनपुर, और सबसे अच्छी बात है कि काफ़ी वक्त बाद ट्रेन जो है बहुत सही टाइम पे पहुँच रही है, मतलब ऑन टाइम है। और मेरा जो डेस्टिनेशन है वो 8:30 बजे होगा। 8:30 बजे मैं वाराणसी पहुँच जाऊँगी। तो अभी बस मेरे पास अभी 2 घंटे हैं, और 2 घंटे में मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगी। हाँ, तो जज साहब चले गए। तो आज इतने दिनों में पहली बार हुआ है कि ट्रेन अपने एग्जैक्टली करेक्ट टाइम पे है, और इनफैक्ट टाइम से 5 मिनट पहले ही अपने स्टेशन पे पहुंच गई है। तो अभी मैं फाइनली वाराणसी पहुंच गई हूँ। जब मैं घर से निकली थी, और अभी 24 घंटे का वक्त हो गया है, और अभी भी लगभग 4 से 5 घंटे का ट्रैवल बाकी है मेरा। तो ये है वाराणसी। तो ये है वाराणसी का रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जब 10 मिनट पहले ही पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन पे। तो भाई सफ़र है मेरा बहुत लंबा, और अभी कुछ 4 घंटे की जर्नी और बाकी है। इस बीच मुझे अपने क्षेत्र की यानी यूपी की कुल्हड़ वाली चाय मिल गई है। इसके क्या कहने, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला। और ये कुल्हड़ के साथ साथ यहाँ पर चाट भी बहुत अच्छा बनाते हैं, तो गर्मा गर्म चाट। और एक बात बताऊं, जो चाट हमारे यूपी, बिहार और एमपी में बनती है ना, वो चाट ना तो मैंने दिल्ली में और मतलब इंडिया के और भी बहुत से शहरों में मैंने चाट खाई है, लेकिन वो मज़ा मुझे मिला नहीं। आप तो अब गर्मा गर्म चाट, वो भी कुल्हड़ में, और साथ में मिल गई जलती हुई आग। और हाँ, अगर आप यूपी और एमपी में है ना, तो आपको इस तरीके से रोस्टेड चना, मूंगफली और बाकी चीज़ें भी मिल जाती हैं, जिसका कि मज़ा ही कुछ और होता है। तो हमने बस अपना काम करना शुरू कर दिया, बस थोड़ी देर में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। जाने से पहले आपको इस व्लॉग में क्या चीज़ें पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।